हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। यानी एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वाटर कंटेंट होता है, उसको हम पीने के पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, या जो पानी हम हाउस होल्ड में यूज़ कर सकें उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। इस तरह का जनरेटर बनाया जा रहा है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं। जो PDF है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब देखिए, रेलेवेंस की बात करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। UPSC की बात करें तो जो आपका मेंस पेपर 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे आप इस बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप की जा रही है। इंडिया की कौन कौन सी कंपनी इसके साथ एसोसिएटेड हैं, इसके बारे में प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे कैसे ये काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, पूरा आपको मैकेनिज्म ऑब्वियसली UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या प्रिंसिपल है ये पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव लेवल पे जो हमारे वाटर रिसोर्सेज ख़त्म हुए जा रहे हैं, वाटर क्राइसिस जो है देश में पूरे, लास्ट ईयर भी 2018 में भी आपने देखा, शिमला का क्राइसिस देखा, बेंगलोर में वाटर स्ट्रेस स्ट्रेट्स देखी, इन बारे में आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारी एक नवरत्न है PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये जो कंपनी है PSU है बेसिकली, ये इस तरह का एक जनरेटर उसमें इन्वेस्ट कर रही है। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर इसको बोलेंगे हम। अब यहाँ पे हम PSU के बारे में बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर PSU ये क्या होता है? बेसिकली ये एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है। यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं या किसी टेरिटोरियल गवर्नमेंट या स्टेट के रहते हैं। जब मेजॉरिटी शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं उन कंपनीज को हम पब्लिक सेक्टर यूनिट PSUs बोलते हैं। अब यहाँ पे स्पेशली हम BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करेंगे। ये एक नवरत्न कंपनी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है कि आपने अक्सर ये टर्म सुनी होंगी, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, इनमें क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, BEL के बारे में आपको मैं बताती हूँ। ये भी एक इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। इनकी 9 फैक्ट्रीज हैं पूरे इंडिया में। और उसके बाद इनका स्पेशल काम क्या है? ये एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर आती है। ये सवाल का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगी। ओके, अब आगे चलते हैं। और देखिए, यहाँ पे इस तरह का जनरेटर बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि ये जो पानी यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर इस एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर से प्रोड्यूस करेंगे वो हम कम्युनिटी सेंटर्स यानी जो सामुदायिक जो केंद्र होते हैं गाँव में, वहाँ पे हम पानी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। और पब्लिक प्लेसेस में आपने देखा होगा बहुत जगह फिल्टर्स लगे होते हैं, वहाँ पे भी हम इस तरह का जो जनरेटर है, पानी लोगों को पीने का मिल पाए, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, इस जनरेटर की बात करेंगे। सबसे पहले एक ये नए तरह की टेक्नोलॉजी है, नोवल टेक्नोलॉजी है। इसको कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? यहाँ पे कंपनी का नाम आप याद रखेंगे, BEL। और कोलैबोरेट किसके साथ कर रहा है? जो CSIR है, IICT। CSIR का फुल फॉर्म आपको पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और जो IICT है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इनके ये दोनों कोलैबोरेशन में इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ एक और स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है मैथ्री एक एक्वाटेक वाटर फ्यूचर वाटर रिसोर्सेज पे काम करने वाला एक स्टार्टअप है। हैदराबाद में बेस्ड ये कंपनी है। इन तीनों के कोलैबोरेशन पे इस पे काम किया जा रहा है। प्रिंसिपल क्या यूज़ हो रहा है? हीट एक्सचेंज का। आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा कि वाटर कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जिससे जो ह्यूमिडिटी, जो वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, आपने जून जुलाई में अक्सर देखा होगा उस टाइम कितना ह्यूमिडिटी रहता है, एटमॉस्फेयर में कितना पानी रहता है, राइट? उस कंटेंट को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। उसको हम जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे एटमॉस्फेयर से, फिर उसको प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करके हम उसमें एक कंडेंसेशन यूनिट भी लगाएंगे और उसके बाद एक मिनरलाइजेशन यूनिट भी लगाया जाएगा, जहाँ पे जो पानी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसमें मिनरल्स को ऐड किया जाएगा ताकि उसको पीने लायक हम बना पाएँ। और यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है
इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस भी मिलेंगे जो कि स्टैटिक होंगे, आप उनको एक जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स होंगे, जैसे 30 लीटर पर डे का एक मॉडल आएगा कि उसमें आप एक दिन में 30 लीटर्स का पानी उसमें जनरेट हो सकता है। उसके बाद वहाँ अलग एक और वर्जन आएगा जिसमें 100 लीटर्स पर डे मिलेगा, 500 लीटर्स मिलेगा, 1000 लीटर, अलग अलग कैपेसिटीज़ में ये जनरेटर हमको मिल पाएगा। अब देखिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस ऑब्वियसली एक जो जैसे मैंने आपको बताया हमारे देश में इस टाइम पीने के पानी की बहुत कमी जो है, एक वाटर क्राइसिस है वो चल रहा है। इसमें चलते लोगों के पास अराउंड 76 मिलियन लोग इंडिया में हैं जिनको साफ़ पीने का पानी नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। कम्युनिटी सेंटर्स में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जैसे आपके हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ऑफिस हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए, बस स्टैंड्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, तो काफ़ी जगह पे पानी जो है पीने का वो मुहैया करवाया जा सकता है। ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हम वाटर क्राइसिस पे यहाँ पे बात करेंगे कि देश में किस तरह का वाटर क्राइसिस चल रहा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता चुकी हूँ 76 मिलियन लोग हैं हमारे देश में जिनको साफ जो सेफ पानी है पीने का, या जो पानी है किसी भी काम के लिए, घर में खाना बनाने के लिए चाहिए होता है, कितनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है। जो उसके बाद जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने बोला है कि 2030 तक इंडिया में आज जितने वाटर रिसोर्सेज हैं या जितना पानी की कमी है 50% इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम है हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, और ऐसा माना जा रहा है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा 2050 तक हो जाएगा। लेकिन जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उतनी तेज़ी से हमारे वाटर रिसोर्सेज में कमी जो है वो देखी जा रही है। इसके चलते आने वाले समय में भारत में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी, और 2050 में हमारे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इनमें हाई लेवल रिस्क होगा पुअर वाटर क्वालिटी का, कि साफ़ पानी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस 2018 में आपने बेंगलुरु में, शिमला में वाटर क्राइसिस ऑलरेडी एक हाई लेवल पे देखा है, राइट। और इसके बाद देश में, दुनिया में बहुत इस तरह की सिटीज़ हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की बात की जाए, बीजिंग की बात की जाए, मेक्सिको की बात की जाए, उसके बाद कराची की बात की जाए, काबुल, इस्तांबुल, ये वो सिटीज़ हैं ग्लोब की जिनमें बेंगलोर की तरह सिमिलर सिचुएशन, पानी की कमी जो है वो देखी गई है। अब यहाँ पे देखिए मेजर रीजंस वाटर स्कैर्सिटी, पानी की जो कमी है भारत में, उसके मेन रीजंस क्या हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है कि पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और जो सप्लाई है वो उतनी ही कम होती जा रही है, तो उस वजह से पानी की बहुत कमी हो रही है। पॉपुलेशन, लोग बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, ओके। उसके बाद पुअर क्वालिटी, पोल्यूशन की वजह से पानी की जो क्वालिटी है वो बहुत गिर चुकी है। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन जैसे यूज़ हो रहा है, लोग बहुत इस तरह की क्रॉपिंग्स कर रहे हैं जहाँ पे पानी को एक किस्म का वेस्ट किया जा रहा है, हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, तो हमें बहुत इस तरह की प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी। एग्रीकल्चर में भी इस तरह के क्रॉप्स ग्रो करने पड़ेंगे और डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत वीक है कि जिस तरह के क्रॉप्स ज़्यादा पानी डिमांड करते हैं, हम अगर उनको वैसे एरियाज़ में ग्रो करें जहाँ पे पानी की कमी नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, लेकिन वो चीज़ हम नहीं कर पाते। इसलिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनको बहुत यूज़ किया जा रहा है इरिगेशन फैसिलिटीज़ में, तो पानी की कमी आ रही है। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर है, यानी कुछ जगहों पर ज़्यादा पानी है और कुछ जगहों पे कम है, लोगों को इक्वल पानी का एक्सेस जो है वो नहीं मिल पा रहा। और स्टोरेज का मैं आपको बता चुकी कि स्टोर पानी को कैसे करना है वो भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, और प्लानिंग ऑब्वियसली और इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन कमी है, जिस वजह से पानी में बहुत कमी देखी जा रही है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंडिया को हो जाएंगी। उसके बाद इम्पैक्ट की बात करें कि लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरह से इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि एक इस तरह का टाइम भी आ जाता है और आया है काफ़ी जगहों पे कि लोगों को बकेट्स में स्टोर करके रूरल एरियाज़ में पानी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का सप्लाई बहुत कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इम्पैक्ट
पानी का, वाटर स्केर्सिटी का, कि लोगों की लाइफ पे क्या पड़ता है। डिक्लाइनिंग पर कैपिटा, वाटर अवेलेबिलिटी जो है 1991 से लेकर और 2011 तक हम देखें पर कैपिटा बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखा गया है। विमेन की लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेजॉरिटी आज भी विमेन जो हैं घर में हाउस होल्ड काम जो हैं वो संभालती हैं, तो रूरल एरियाज़ में उनको बहुत दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, जिसका असर उनकी हेल्थ पे भी पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है और सोशल लाइफ पे भी पड़ता है, राइट। तो विमेन इसकी मेन स्टेक होल्डर है, जिसका एक अलार्मिंग इम्पैक्ट उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों पे पड़ता है। अदरवाइज भी इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ पे लीजिए, क्योंकि पोल्यूशन इतना हो गया है, क्वालिटी पानी की इतनी गिर गई है कि नई नई तरह की बीमारियां जो हैं पानी की वजह से लोगों को लग रही हैं और हेल्थ एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता जा रहा है। और उसके बाद में किसी ने सही ही कहा है कि आपने सुना होगा कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर है वो पानी की वजह से होगी। और हमारी कंट्री में भी हमने कितने सारे कन्फ्लिक्ट जो हैं, वाटर डिस्प्यूट हैं, वो देखे हैं। कर्नाटका तमिलनाडु की बात कर लीजिए, राइट, हरियाणा पंजाब पे बात कर लीजिए, तो कितना ज़्यादा वाटर कन्फ्लिक्ट्स जो है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन अलार्मिंग हमारे लिए पानी की कमी से खड़ी हो चुकी है और आगे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको देखनी पड़ेंगी। अब वे अहेड, अब इसका क्या हम जो वे अहेड, वे फॉरवर्ड की बात कर सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट तो काफ़ी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स लाती रहती है। नेशनल वाटर पॉलिसी आई, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स आए, अटल भूजल योजना आई, ओके, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम्स चलते रहे। लेकिन यहाँ पे हमको एक नए तरीके से, जैसे एग्रीकल्चर की मैंने बात की थी, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर में हम स्प्रिंकलिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह इरिगेशन में पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, हम उसको कम कर सकते हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे पानी एक बूंदों में आप उनको अपने फील्ड्स के ऊपर डाल सकते हैं, राइट। उसके बाद हर घर से शुरू होती है पानी को बचाने की जो ये वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें, घर में भी हम कितना पानी वेस्ट करते हैं। अगर हर घर में पानी को प्रॉपर्ली स्टोर किया जाएगा, वेस्ट नहीं किया जाएगा, तो भी ये प्रॉब्लम सुधर सकती है। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2008, इसने बताया कि नेचर बेस्ड सोल्यूशंस जो हैं, कि इकोनॉमिकली पानी वाटर को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उस पर हमको काम करना चाहिए, जिससे हम फॉरेस्ट को रिस्टोर कर पाएंगे, अपने ग्रासलैंड्स को बचा पाएंगे, राइट। और जो उसके बाद जो कॉन्शियस एफर्ट्स हैं हर हाउस होल्ड लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, लोकल बॉडी लेवल पे हमको वो लगाने पड़ेंगे अगर हमें वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करना है। यही था आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। थैंक यू।